हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्री बोर्ड परीक्षा का 2021 का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ साइंस का पेपर। इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी आपके पेपर है सभी के सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि पीएच स्केल की परास कितनी होती है। तो ये 0 से लेकर आपकी 14 तक होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 होती है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसका हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 4 इस प्रकार से लिखा था, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसलिए इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाती है? 4। अब अगला है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित क्रम में किया गया है, तो उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एक शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके 746 वाट। अगला है कि जो चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं होती है तो वह कैसी होती है? तो बंद वक्र में होती है। अगला आप लोग देख सकते हैं कि सिरके में रिक्त स्थान अम्ल उपस्थित होता है, तो आपका सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। अगला है आपका गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला है मतलब R/F तो इस प्रकार से। अगला आप लोग देख सकते हो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। फिर अगला है विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है विद्युत मोटर। अगला है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC भी बोल सकते हो आप लोग। अगला है आपका एक प्रश्न क्रमांक 3 कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, इसको मैंने अभी छोड़ दिया, इसका आपको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला है आपका कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ये होता है मेथनोइक अम्ल। अगला है आपका आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। और जो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ, उसे अभिकारक कहते हैं। फिर पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। आपका प्रश्न क्रमांक 4 है कि सही जोड़ी बनाइए या मिलाइए। पित्तरस आप में आपका वसा आता है, उसके बाद में ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा बहुलक है। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। स्वपोषी भोजन, तो पौधे अपना स्वपोषी भोजन बनाते हैं। परपोषी भोजन, तो हिरण किस पर निर्भर होती है? तो जैसे कि किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियां खाइए तो वो दूसरे पर निर्भर है, इसलिए परपोषी भोजन कौन बनाती है? तो हिरण। अगला है आपका धावन सोडा के 2 उपयोग लिखिए, उसके बाद में या फिर बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। और फिर प्रश्न क्रमांक 6 से संयोजी आबंध किसे कहते हैं? समजाति श्रेणी किसे कहते हैं? तो इन सभी का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। जो आपका है प्रश्न क्रमांक 5 बेकिंग सोडा का जो उपयोग है 2 उपयोग निम्न है, देख सकते हैं। इसका प्रमुख उपयोग है बेकरी में उपयोग आने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग होता है, और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमक के रूप में भी किया जाता है। अगला है आपका, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा था कि से संयोजी आबंध किसे कहते हैं या फिर समजाति श्रेणी किसे कहते हैं? तो दोनों मैंने लिखा है समजाति, हमारे कैंडिडेट ने लिखा है समजाति प्राणी। तो समजाति प्राणी के बारे में देख सकते हैं यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजाति श्रेणी कहते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो मीथेन नेथेन इस प्रकार से भी बनाया गया है इसको। अगला है आपका कि कार्बन के कोई 2 गुण लिखिए, ठीक है, गुणधर्म के बारे में। तो मैंने उसी के बारे में लिखा है, देख सकते हैं आप। कार्बन के गुण जिनके कारण कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है, उनके नाम में चतुसंयुगता, संयोजकता, श्रृंखलन क्षमता। अगला आप लोग देख सकते हो जो आपका प्रश्न क्रमांक 7 है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 7 तक हो चुके थे। आपका प्रश्न क्रमांक 8 है आपका कि न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम यहाँ से आप लोग देख सकते हो, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं लिखना था। तो यहाँ सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं था, और उसके बाद में कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया गया है। यहाँ सिद्धांत केवल कैल्शियम
तक लागू होता है और न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि मतलब प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व पाए गए। दोस्तों जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था या फिर आप इसको यूँ भी कह सकते हैं क्या संगीत के 7 स्वरों पर निर्भर था, सारे गामा पाधा निशा। उसके बाद में जो 8वां शब्द आपका होता है वहाँ फिर से 7 से स्टार्ट हो जाता है, तो यह न्यूलैंड का अष्टक नियम था। अगला आपका क्वेश्चन था कि मतलब जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि या तो बायोफिल्म में पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है या फिर अभिनव में द्विखंडन विधि का लिखिए। तो यहाँ से हमारे कैंडिडेट ने लिखा है बायोफिलियम का। तो यहाँ से देख सकते हो आप बायोफिल्म में पत्तियों कलिकायन विधि द्वारा प्रजनन होता है और बायोफिल्म की पत्तियों में फलियन होता है, फलिकायन होता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी बनती है और आगे है आपका जो कि कुछ समय पश्चात विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करती हैं। यहाँ से हम लोगों ने 2 पत्तियों का निर्माण किया है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 10 है। एक तो गुणसूत्र किसे कहते हैं या अथवा वाला है आपका लिंग सूत्र। लिंग गुणसूत्र में वाई की भूमिका समझाइए। तो गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 10, ठीक है। यहाँ से स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र के रूप में XX तथा पुरुषों में XY का जोड़ा पाया जाता है। सभी बच्चे चाहे लड़का हो लड़की हो। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ से देख सकते हैं कि आकाश का नीला रंग क्यों होता है या फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, इस प्रकार से होगा और इसको विस्तारित रूप में लिखा गया है हमारे द्वारा। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न क्रमांक 11 है जो भी आपका कि तारे टिमटिमाते हैं। तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। और अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है, होता जाता है या फिर अतः तारे आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश की मात्र झिलमिलाती हुई है नहीं, ठीक है। और इस प्रकार से तारे टिमटिमाते आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुके 11 तक। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 12 फ्यूज तार किसे कहते हैं। फिर समान पदार्थ में 2 तारों में यदि एक पतला और दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित की जा होगी। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ से प्रश्न क्रमांक 12 का सॉल्यूशन फ्यूज तार वाला लिखा है मैंने। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो और एक बार मैं इसको पढ़ भी देता है कि फ्यूज तार, तो फ्यूज वहाँ युक्ति विद्युत फ्यूज वहाँ युक्ति है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में होकर जाने वाली धारा अधिकतम सीमा नियंत्रित की जा सकती है। यहाँ उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक की मिश्र धातु का छोटा तार F होता है जो पेस्लिन होल्डर के दोनों टर्मिनलों T1 एवं T2 के बीच फंसा रहता है। इस होल्डर को पेस्लिन फेसिंग में लगा देते हैं। यहाँ परिपथ में गर्म तार के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 13। यहाँ से आप लोग प्रश्न क्रमांक 13 को देख सकते हैं कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। और अगला भी है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींची। एक तो ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्योंकि ये क्या होती है समांतर होती, तो 2 समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये भी होता है, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हो प्रतिच्छेद नहीं करती है, करेंगी क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता 2 दिशाएं होंगी जो असंभव है, इसलिए 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। या फिर यूँ भी कह सकते हो आप लोग कि एक दूसरे की क्या होती है समानांतर होती है और समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रश्न क्रमांक 13 तक हो चुका है आपका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 है आपका निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका आता है 12 पे, ठीक है। 12 इसका परमाणु क्रमांक आप लिख सकते हो 2, 8, 10 हो जाएंगे। फिर 2 बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में इसका लिख सकते हो आप सोडियम का, सोडियम कितने पर आता है आपका 11 पर। तो 2, 8, 10 हो गए और 1 बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन 1। क्लोरीन का होता है 17, 2, 8, 10 और 7 इस प्रकार से 17 हो जाएंगे। और एक उत्कृष्ट गैसों के पृथक समूह में क्यों रखा गया, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इनको अलग कोश में रखा है। और उत्कृष्ट गैसों को नोबल गैस भी कहा जाता है यहाँ से। और मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ से आक्सीय श्वसन अनाक्सीय श्वसन में अंतर लिखना है प्रश्न क्रमांक 15 में, या फिर धमनी व शिरा में कोई अंतर लिखिए। तो ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको एक साथ बता देता हूँ।
तेरी जा दोस्तों, ये घूम ही नहीं रहा है। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, उत्कृष्ट गैसों की या अग्नि गैसों की। मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है और आप लोग देख सकते हैं। एक तो यहाँ इसमें कि मतलब बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इनको अलग रखा गया, या फिर ये प्रकृति में केवल वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इनका पता आवर्त सारणी के बनने के बाद ही पता चला था, इसलिए भी इनको अलग रखा गया। अगला भी आप लोग देख सकते हैं, धमनी शिरा में अंतर लिखा है। तो धमनी जो कि आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है और शिरा अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। धमनियों में भित्तियाँ मोटी और लचीली होती है, शिराओं में भित्तियाँ पतली एवं कम होती है। अगला है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 मैंने क्वेश्चन बोल दिया है, मैं आपको बार बार नहीं दिखाने जा रहा हूँ। तो एक तो उसकी चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और एक के चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये उत्कृष्ट गैसों वाला तो हो गया है आपका। उसके बाद में आपका चुंबकीय क्षेत्र वाला। ठीक है, यहाँ से इसको रोटेट कर लेते हैं हम। ये विद्युत मोटर के बारे में आपको बताना था। ठीक है, विद्युत मोटर का चित्र बना के और उसके बारे में सब कुछ बताना था। क्वेश्चन है विद्युत मोटर संबंधित, तो आप लोग देख सकते हैं। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम अनुसार विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, आ गया है वहाँ से आपका जो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया था वो यही है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का रिक्त स्थान कार्य करता है, तो विद्युत मोटर। अगला है मतलब आगे है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो आगे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग इसका चित्र बना सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, मैं बार बार आपको पूरा पढ़कर नहीं सुनाता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन है विद्युत मोटर के बाद में। ठीक है, विद्युत मोटर हो गया था आपका, या फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो। अगला है आपका पर्यावरणीय प्रदूषक क्या है, 2 पर्यावरण प्रदूषक के नाम, या फिर खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जल में 3 अंतर। और अगला है आपका श्वसन कोश में क्षेपीय अभिक्रिया, फिर संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण। यहाँ से आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक पहुँच चुके थे हम। खाद्य श्रृंखला में 3 अंतर है, खाद्य श्रृंखला और जाल में। खाद्य श्रृंखला भोजन संबंधी निर्भरता को प्रदर्शित करने वाली श्रृंखला खाद्य श्रृंखला। एक तो खाद्य श्रृंखला एक जीवों की श्रृंखला जो अपने पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और आगे इसका आंसर है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, खाद्य श्रृंखलाएं हरे पौधे से आरंभ होती है क्योंकि वे उत्पादक होते हैं। फिर अगला है खाद्य जाल, तो एक दूसरे से संबंधित खाद्य श्रृंखला एक दूसरे को करती है, काटती है, फिर उनको मिलाकर खाद्य जाल का निर्माण होता है। काटती है तो उनको मिलाकर खाद्य जाल का निर्माण होता है। किसी खाद्य जाल में एक या अधिक नई नींव या फिर जीव कई श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। खाद्य जाल अनेक आधार श्रृंखलाओं का क्रम श्रृंखलाएं जो आपस में गुथी होती। अगला आपका प्रश्न क्रमांक श्वसन क्रिया वाला, तो वहाँ से देख लिया था क्वेश्चन। आंसर है 19 का। श्वसन क्रिया के दौरान अंदर ली गई ऑक्सीजन द्वारा भोजन के जटिल अणु विघटित होते हैं, अतः ये उपचयित होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा युक्त होती है, मुक्त होती है। ठीक है, इस कारण श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, परावर्तन के नियम बताना है। ठीक है, परावर्तन की परिभाषा लिखकर। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो उस पर बनने वाला कोण होता है आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते। और अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से, ये सारे के सारे तो भाइयों 20 तक हो चुके थे प्रकाश की परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाइए, या फिर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तांब क्यों होता है। तो आगे आप लोग इसका आंसर देख सकते हो। तो यहाँ से सूर्यास्त उसके बारे में लिखा है, क्षितिज के समीप सूर्य स्थित होने से सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे दोनों नेत्रों तक पहुँचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है, और क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा एक प्रकीर्णन हो जाता है। इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य अधिक लाल रंग का होता है। इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य
खत्म दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। एक तो बहुत धातु एवं अधातु के भौतिक गुण में अंतर लिखना है, या फिर सक्रियता श्रेणी क्या है, क्रियाशीलता के आधार पर धातु की सक्रियता श्रेणी बताना है। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, धातु अधातु में अंतर। देखो, धातुएं जो होती है तन्य एवं आघातवर्ण होती है, जबकि अधातुएं आघातवर्ण तन्य नहीं होती, क्योंकि इनको जब कूटा जाता है तो ये तो तन जाती है, लेकिन इनको कूटा जाता है अधातु को तो ये टूट कर पूरी चूर चूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, धातुएं प्राय चमकदार होती है और अधातुएं धात्विक चमक नहीं होती है। फिर ये धातु उष्मा विद्युत की सुचालक होती है, अधातुएं कुचालक होती है। गलनांक क्वथनांक अत्यधिक होते हैं, इसमें गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। अगला, धातुएं कठोर होती परंतु पारा द्रव धातु है। ठीक है, द्रव धातु द्रव अवस्था में, और अधातुएं ठोस होती है और सभी प्रकाश में होती है, तीनों प्रकार की तीनों अवस्था पाई जाती है। अधातुएं अपारवर्षक होती है और ये गैसीय अधातुएं पारवर्षक होती है। अगला है आपका स्वपरागण परपरागण में अंतर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हो। मैं इसको नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, हमें अपलोड करने में बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम आती है। स्वपरागण मैंने आपको पिछला दिखा दिया है, यहाँ से आप लोग एक बार और भी देख सकते हो, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिए। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो परपरागण। ठीक है, ये रहा आपका परपरागण, यहाँ से भी लिख सकते हो। अगला है आपका मेंडलव के प्रवृत्ति का नियम, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो इसको वीडियो पोस्ट करके, और ये सब चित्र है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका सॉल्यूशन कर सके। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए, और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करके जाइए, ताकि मैं एमपी बोर्ड से रिलेटेड इस प्रकार की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता ही रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।